गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का पाठ है पाठ 3 गिल्लू। तो देखिए ये पाठ महादेवी वर्मा जी ने लिखा है और आधुनिक हिंदी में जो है महादेवी वर्मा सशक्त कवित्रियों में से एक कवित्री है। मतलब एक महान कवित्री हैं ये, और इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो इसी कारण इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। और देखिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अध्यापन का कार्य किया और शुरू में ही एक अध्यापिका बन गई थी और अंतिम समय तक भी वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। तो हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं मोस्टली सब इनको मिले हुए हैं। तो इस पाठ में लेखिका ने ये बताने की चेष्टा की है कि जो पशु पक्षी होते हैं उनमें भी मनुष्य की तरह सोचने समझने की सलाहियत होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, जो संवेदनाएं होती हैं पक्षियों में भी होती हैं। वे भी अच्छी तरह समझते हैं कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा मनुष्य उनसे प्रेम करता है, कौन सा घृणा करता है, तो और किसके मन में कितना प्रेम होता है, और इसी के आधार पर वे भी उससे उसी तरह का प्रेम, उसी तरह की घृणा व्यक्त करते हैं। तो देखिए पशु पक्षी हमारे पृथ्वी के अमूल धरोहर है और हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, दया भाव दिखलाना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखिका आपको यही संदेश देना चाहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। तो इसमें एक छोटी सी गिलहरी के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह लेखिका से मिलती है और उसका अंत किस तरह होता है, और लेखिका को उससे कितना प्रेम हो और लगाव था, और उस गिलहरी को भी लेखिका से कितना प्रेम और लगाव था। तो गिल्लू यहाँ पर उस गिलहरी का ही नाम है। अब यहाँ पे कह रहे हैं सोनजूही में एक पीली कली लगी है जिसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो जाता है जो इस लता की सघन हरी तमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। सोनजूही एक पेड़ होता है जिसमें पीली कलर की पीली सुनहरी कलर की पीली कलर की कली लगती है, फूल खिलते हैं उसमें। तो अब देख रहे हैं करें कि उस सोनजूही की लता पर आज एक पीली कली लगी है, और उसे देख कर अनायास मतलब बिना वजह मुझे उस छोटे से जीव का स्मरण आया जो इस लता की सघन हरी तिमा में, सघन मतलब घना और हरी तिमा हरी रंग का तो जो रहता है, तो इस जो हरी हरी लताएं थी उसमें छिपा रहता था। और कह रही कि आज बिला वजह जब मैंने उस कली को देखा तो उस छोटे से जीव का स्मरण हुआ, जो उस गिल्लू का स्मरण हो गया कि वो जो वहाँ पर उस हरी हरी लताओं में छिप कर बैठा रहता था, और फिर जब मेरे निकट पहुँचते ही कूद कर मुझे चौंका देता था और छिप कर बैठा रहता था। जैसे लेखिका जो है निकट पहुँचती थी और उन्हें उनके ऊपर कूद कर वो चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, मतलब तब कली नहीं रहती थी, मैं देखती रहती थी कि सोनजूही में कोई कली खिली है कि नहीं, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लेकिन आज क्या है, आज छोटे से जीव की खोज है कि वो कहीं से आ जाए, परंतु वो तो इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। अब कह रही हैं कि क्योंकि कौन जाने और स्वर्णिम कली के बहाने मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। कह रही हैं कि लेकिन अब तक तो वो मतलब उसकी मृत्यु हो गई है और उस सोनजूही की जड़ में ही उसकी समाधि दे दी गई, मतलब उसे दफना दिया गया। और कह रहे हैं कि इसलिए अब उस सोनजूही की जड़ की मिट्टी में मिट्टी होकर मिल गया होगा, और कौन जाने इस पीली कली के बहाने, स्वर्णिम सुनहरी कली के बहाने मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। मतलब मुझे हमेशा चौंकाता था और आज हो सकता है कि उस कली के रूप में वो ऊपर मुझे चौंकाने आया हो अचानक। अब उसके के बारे में बताती हैं वो किस तरह उन्हें मिला था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ-छुआल एक दूसरे को छूने वाला खेल, और देखा कि एक गमले के चारों ओर चोंचों से कर रहे हैं। यह कहा काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभूषुंडू यानी कौवा एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है कौवा भी जो है एक अजीब सा जो है पक्षी है, जो है काकभूषुंडी।
ये कौवे का पर्यायवाची है। कह रहे हैं कि ये भी एक विचित्र पक्षी है कि एक साथ ये समादरित भी होते हैं, मतलब आदर के योग्य होते हैं, अनादरित भी होते हैं और अति सम्मानित भी होते हैं और अति अवमानित भी होते हैं। मतलब एक साथ ये इनका सम्मान भी किया जाता है कभी, और इसका अनादर भी किया जाता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और कभी कभी बहुत ही अवमानित किया जाता है, मतलब इन्हें अपमान दिया जाता है। अब यहाँ पे ये बता रही हैं कि कौवे के साथ ऐसा क्यों होता है। कहती हैं कि कौवा हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बन के ही अवतीर्ण होना पड़ता है। देखिए, जो पितरपक्ष होता है उसमें ये ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार कि पितरपक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है वो कौवे के रूप में आते हैं। तो हम उन्हें जो है पेड़ पर कुछ ऐसे ही टांग कर पानी या फिर जो भी देना रहता है वो देते हैं और कौवे खा लेता है। तो हमें ये लगता है कि हमारे पूर्वज ने उसे खा लिया। तो वही बात कह रहे हैं कि हमारे जो है पूर्वज बेचारे किसी काक, हंस, मयूर की शक्ल में नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल काक बनकर ही आना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। तो कह रहे हैं, और जैसे कि हमारे यहाँ ये रूढ़िवादिता है, मान्यता है कि अगर आपके घर के मुंडेर पर बैठकर कौवा बोल रहा है तो ऐसा होगा कि आपके कोई रिश्तेदार आने वाले हैं। कौवा बोल रहा है मतलब कोई आने वाला है। तो वही इसी रूढ़िवादिता को यहाँ पर लेखिका बता रही है कि हमारे दूरस्थ यानी दूर रहने वाले परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में यानी इनके कड़वे स्वर में ही देना होता है। दूसरी ओर हम कौवा की काँव काँव करके अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। मतलब जब कौवा काँव काँव करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें ये लगता है कि ये ज़्यादा इसको भगा देना चाहिए। देखिए, आप कभी कहीं खाली स्थान पर बैठे हों, अभी भी देखिए मेरे सामने भी एक कौवा बोल रहा है और मुझे मन कर रहा है कि उसे भगा ही दूँ, क्योंकि वो मेरी वीडियो में डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो इस तरह वो मैं उस भगाऊंगी तो उसका अवमानना ही होगी ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप शांत समय में बैठे हों और कहीं पढ़ रहे हों या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आप लीन होकर कर रहे हैं और कौवा काँव काँव बोलता रहे कहीं पेड़ पर, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उसे भगा ही देंगे, उसको अपमान ही कर देंगे ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि काँव काँव को हम अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा पड़ गई। अब काक पुराण यानी कौवे के बारे में ये सोच ही रही थी कि अचानक बाधा पड़ गई, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, संधि मतलब मेल, आपको पता है ना, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि का अर्थ, सही अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। तो कह रहे हैं कि दीवार की संधि के मेल में, गमले और दीवार की संधि में छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। देखा कि एक छोटा सा जीव है, वहाँ पर इन्होंने देखा, निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और कौवे उसमें सुलभ आहार खोजना, सुलभ आसानी से प्राप्त हो जाने वाला। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौवे क्या कर रहे हैं, उसमें उसे देख रहे हैं कि एक छोटा सा, उन्होंने देखा लेखिका ने कि एक छोटा सा जीव है, गिलहरी का बच्चा है। संभवतः मतलब हो सकता है, ऐसा लग रहा है उन्हें संभव हो सकता है कि वो जो है ऊपर गिलहरी ने घोंसले दिए होंगे, घोंसले में से गिर गया है, अब उसमें आसानी से प्राप्त होने वाला आहार खोज रहे हैं। काकत दो कि चोंचों के 2 घाव और लघु प्राण के लिए बहुत थे। मतलब कौवे के चोंचों के 2 लघु घाव मतलब छोटे से घाव उसके छोटे से जीव के लिए बहुत ज़्यादा थे। वो चेष्टा सा गमले से चिपका पड़ा था, मतलब बेहोश सा, कोई जिसमें चेतना ना हो, वो क्या हो, गमले से चिपका पड़ा था। सब ने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। देखिए, कौवे की चोंच से मुझे एक बात यहाँ पे आ रही कि हमारे देश में ऐसी भी मान्यता है, ऐसा भी अंधविश्वास जैसे आप कह सकते हैं कि अगर आपके सर पे कौवे ने चोंच मार दिया है तो कहते हैं कि जब तक इसके परिजन रो न लेंगे तब तक उसका जो है कौवे का जो चोंच का शकुन यानी जो रहता है वो जाएगा नहीं। तो क्या करते हैं कि कौवे को अगर किसी को कुछ चोंच मारा है तो उसके परिजन को फ़ोन करके कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और उसके परिजन खूब रो लेते हैं। तो ये कहते हैं कि कौवे के चोंच का असर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि उसकी मृत्यु की खबर सुनकर कोई उसका परिजन जो है वो उसके हार्ट फेल हो जाए,
तो ये एक तरह का अंधविश्वास है जो हमारे यहाँ फैला हुआ है। तो यही बात यहाँ पर है। तो इनके भी परिवार वालों ने कहा कि कौवा के चोंच का घाव लग गया है, अब ये जो है बच नहीं सकता, इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। लेकिन लेखिका कहती हैं कि मेरा मन नहीं माना और उसे हौले से यानी धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मलहम लगाया। मतलब उन्होंने उसकी मरहम पट्टी कर दी। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। और रुई की पतली पत्ती करके यानी इसे पतली एकदम बिल्कुल पतली करके, बत्ती आप देखें ना मोमबत्ती में जो पत्तियाँ होती हैं उसी ही बत्ती बोलते हैं। मतलब उसे एकदम पतला करके दूध में भिगो के उसको जब पिलाती हैं तो वो लेकिन उसके मुंह में नहीं जाता और वो क्या हो जाता है, लुढ़क जाता है। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। और कई घंटे इन्होंने उसके उपचार किया तो क्या हुआ उसके बाद, एक बूंद पानी उसके मुंह में गया। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। और तीसरे दिन इनके इतना उपचार करने के बाद तीसरे दिन वो इतना स्वस्थ हो गया था कि लेखिका की उंगली अपने नन्हों से पंजों से पकड़कर और आंखों से मोतियों जैसी, नीली मोती जैसी नीली होती है ना गिलहरी की आंखें, तो इधर उधर देखने लगा था। मतलब स्वस्थ हो गया था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, स्निग्ध मतलब मुलायम, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। मतलब 3-4 महीने में ही वो उसके रोए निकल आए और झब्बेदार पूंछ हो गई और चंचल आंखें सबको आश्चर्यचकित करने लगती थी। देखने में वो सुंदर लगता था। हमने उसे जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। जातिवाचक संज्ञा जानते हैं, जहाँ पर किसी जाति का बोध हो, किसी समूह का बोध हो। तो गिलहरी पहले था तो एक जाति का था, अब इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम दे दिया। व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति स्थान का नाम होता है, तो यहाँ पर उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम दे दिया, मतलब इसका कोई नाम रख दिया। और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूलों की एक हल्की डिब्बिया में रुई बिछाकर उसे तार पर लटका दिया। फूल रखने की एक हल्की डलिया थी, उसमें रुई बिछाया उन्होंने और तार से खिड़की पर लटका दिया। और यही वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह सब मिलाकर अपने घर में झूलता और परनी कांच की मन को जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता, पर उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। मतलब वो उसी पे झूलता रहता था, खुद ही हिलाता था, तो वो लटकी हुई थी तो इसलिए वो झूले की भांति झूलती रहती थी। और खिड़की के पास था तो हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता था और ऐसे ऐसे कार्यकलाप, ऐसे ऐसे काम करता था कि इस छोटा सा जीव इस तरह का कार्य करेगा, सबको इस बात से आश्चर्य होती थी। आगे पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।